देखिए आप विकिरण है क्या ये अपन जान चुके थे। इसके अलावा विकिरण के गुणों की अपन ने प्रकाश के जो गुण थे उनसे तुलना देख ली थी, यानी उनसे समानताएं और असमानताएं दोनों जान लिया था। फिर आपने ये भी जान लिया था कि विकिरण मापने के उपकरण कौन कौन से हैं, और अगर विकिरण पृष्ठ पर आपतित होता है तो पृष्ठ पर जो उष्मीय दाब लग रहा है, यानी विकिरण जो दाब लग रहा है, उसके भी फॉर्मूले जान लिए थे। अब अपन ये जानेंगे कि अगर कोई विकिरण किसी पृष्ठ पर अगर आपतित होता है तो कौन कौन सी घटनाएं संभव हैं। देखिएगा, जैसे अगर ये कोई पृष्ठ है, अगर इसके ऊपर कोई विकिरण आपतित होता है तो हो सकता है उस आपतित विकिरण का कुछ अंश इसके द्वारा क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए, यानी वापस से उसी माध्यम में लौट जाए। या ये संभव है कि कुछ भाग इसके द्वारा अवशोषित हो जाए, या कुछ भाग इसके द्वारा क्या हो जाए, पारगमित, यानी तीन संभावनाएं अपने पास हो सकती हैं। तो अब जो टॉपिक अपन शुरू करने जा रहे हैं उसकी हेडिंग बनेगी किसी पृष्ठ पर आपतित विकिरण की क्रियाएं। किसी पृष्ठ पर आपतित विकिरण की क्रियाएं। किसी पृष्ठ पर आपतित विकिरण की क्रियाएं, देखो क्या क्या क्रियाएं संभव हो सकती हैं। ये जैसे आपके पास कोई पृष्ठ बना देते हैं आप, अगर इस पृष्ठ के ऊपर ये कोई विकिरण आपतित होता है जिसकी उष्मा की मात्रा मैंने क्या मान ली, विकिरण उष्मा की मात्रा है उसकी Q है, विकिरण की मात्रा क्या है, Q है। अब इस विकिरण का कुछ भाग इससे क्या हो सकता है, ये परावर्तित हो जाए। जो भाग परावर्तित है उसे लिख रहे हैं अपन QR से रिफ्लेक्टेड पार्ट हो गया। कुछ पार्ट इसका अवशोषित हो सकता है इस विकिरण का, इस पृष्ठ के द्वारा, इसे लिख दें आप QA से, और कुछ पार्ट इसका इससे पारगमित हो सकता है जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं QT से। यानी कि जब कोई विकिरण किसी पृष्ठ पर आपतित होता है तो तीन क्रियाएं उसकी संभव है। कौन सी तीन क्रियाएं, या तो उसका कुछ भाग परावर्तित होगा, कुछ भाग अवशोषित होगा, और कुछ भाग क्या होगा, उसका पारगमित होगा। यानी कि यूँ कह सकते हैं किसी पृष्ठ पर आपतित जो विकिरण है, मैंने मान लिया कुल विकिरण क्या है, Q है। अगर कुल विकिरण Q आपतित होता है तो यह तीन संभावनाएं आपके पास आ सकती है, QR प्लस QA प्लस QT। ये इक्वेशन आ गई है। अगर आप इस पूरी इक्वेशन में देखेंगे, आप Q आपतित कुल विकिरण है, QR परावर्तित विकिरण है, QA अवशोषित विकिरण है, और QT क्या है, यहाँ पर पारगमित विकिरण की मात्रा है। Q क्या है, आपतित विकिरण की मात्रा, QR परावर्तित विकिरण की मात्रा, QA अवशोषित विकिरण की मात्रा, और QT क्या है, पारगमित विकिरण की मात्रा। अगर उपरोक्त समीकरण को आप पूरी को Q से डिवाइड कर दें तो देखो, उपरोक्त समीकरण को Q से, या Q का उपरोक्त समीकरण में Q का भाग देने पर, अगर इस पूरी समीकरण में आप Q का अगर भाग देते हैं तो ये हो जाएगा Q अपॉन में Q, QR अपॉन में Q प्लस QA अपॉन में Q, QT अपॉन में Q। ये अपने पास इक्वेशन आएगी। अब यहाँ गौर कीजिएगा, देखो यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, QR अपॉन में Q, यानी कि परावर्तित विकिरण की मात्रा अपॉन में आपतित विकिरण की मात्रा, यानी कि आने वाली जो विकिरण है उसका कितना भाग परावर्तित हुआ है, तो ये उसका अंश आ गया। इस अनुपात को कहते हैं अपन परावर्तन गुणांक, जिसे अपन स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से ये है अवशोषित विकिरण की मात्रा बटे में आपतित विकिरण की मात्रा, यानी कि ये आप जो अवशोषित विकिरण है उसका अंश हो गया, यानी कि जो आपतित विकिरण है उसका कितना अंश अवशोषित हुआ है वो ये आ गया। इसे कहते हैं अवशोषण गुणांक या अवशोषण क्षमता। ठीक इसी प्रकार ये कहलाएगा पारगमन गुणांक या पारगमन क्षमता। यानी कि इक्वेशन आपकी ये इस प्रकार से अब आ गई है, 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर QR अपॉन में Q को इसको लिख देंगे ओनली अपन R से, क्योंकि ये बन गया है परावर्तन गुणांक। इसी तरह से ये बन गया है अवशोषण गुणांक और ये हो गया है पारगमन गुणांक।
ये लीजिए, ये एक अपने पास एक बड़ी ही महत्वपूर्ण इक्वेशन आ गई है। जबकि अपन ने काम में कौन सी ली थी, ये इक्वेशन काम में ली थी कि आपतित विकिरण की मात्रा बराबर परावर्तित विकिरण की मात्रा प्लस अवशोषित विकिरण की मात्रा प्लस पारगमित विकिरण की मात्रा। इस पूरे समीकरण में आपने Q का भाग दे दिया तो आपका इक्वेशन क्या आ गई, 1 = R + A + T आ गई। अब यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि कौन क्या है। देखो यहां अगर अपन देखें कि R का मीन्स है QR/Q। यहां पर जो QR है वो है परावर्तित विकिरण की मात्रा, QR है परावर्तित विकिरण की मात्रा, अपॉन में Q है आपतित विकिरण की मात्रा। आपतित विकिरण की मात्रा। तो ध्यान रखिएगा, किसी पृष्ठ पर आपतित विकिरण की क्रियाएं, अगर किसी पृष्ठ पर कोई विकिरण आपतित होता है तो 3 क्रियाएं संभव है, या तो उसका परावर्तन होगा, अवशोषण होगा अथवा उसका पारगमन होगा। और इसी को ही कहा जाएगा, इस अनुपात को यानी कि इस रेशियो को, इस अनुपात या इस रेशियो को कहा जाता है परावर्तन गुणांक या परावर्तन क्षमता। परावर्तन गुणांक या परावर्तन क्षमता, यानी कि कितना भाग परावर्तित कर दिया है, उसका अंश आ गया है। यही वो कह सकते हैं, इसे परसेंटेज के रूप में भी लिख सकते हैं, कितना % परावर्तित हुआ है, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ अपन ने R देख लिया है, फिर आप बात कीजिएगा A की। तो A में क्या आ रहा है, QA/Q, यानी कि QA का मतलब है अवशोषित विकिरण की मात्रा, अवशोषित विकिरण की मात्रा, अपॉन में आपतित विकिरण की मात्रा, आपतित विकिरण की मात्रा। और इसे कहते हैं अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक या अवशोषण क्षमता। अवशोषण गुणांक या अवशोषण क्षमता। नंबर 3 देखिएगा, T = है QT/Q। QT का मतलब है आप ये पारगमित विकिरण की मात्रा, पारगमित विकिरण की मात्रा बटे में आपतित विकिरण की मात्रा। और इसे कहा जाता है पारगमन गुणांक या पारगमन क्षमता। पारगमन गुणांक या इसे कहते हैं पारगमन क्षमता। ये देखो तीनों डेफिनेशंस आपके पास आ गई है, जो कि बड़े ही सिंपल तरीके से ध्यान रखी जा सकती है। एक बार फिर से देखिएगा, अपन पढ़ रहे हैं किसी पृष्ठ पर आपतित विकिरण की क्रियाएं। अगर किसी पृष्ठ पर कोई Q विकिरण आपतित होता है तो उससे 3 क्रियाएं संभव है। इसका कुछ भाग परावर्तित हो सकता है, कुछ भाग अवशोषित हो सकता है, कुछ भाग इसमें से पारगमित हो सकता है। यानी आपतित विकिरण Q = QR + QA + Q2 हो गया। इस समीकरण को Q से आपने डिवाइड कर दिया है, तो Q/Q 1 हो गया, QR/Q को R लिख दिया गया है, QA/Q को A लिख दिया गया है, QT/Q को T लिख दिया गया है। अब यहां पर ये जो बना है कि जो QR/Q जिसको कि R से लिखा है, ये एक्चुअल में क्या है, परावर्तन गुणांक या परावर्तन क्षमता है, जो कि परावर्तित विकिरण की मात्रा और आपतित विकिरण की मात्रा का क्या है, अनुपात। यानी कितना भाग
उसमें से परावर्तित हुआ, उसका अंश आ गया है, जिसे आप परसेंटेज के रूप में चेंज करना चाहें तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही परावर्तित प्रतिशत आपके पास आ जाएगा। यहाँ ये है QA अपॉन में Q, अवशोषण गुणांक या अवशोषण क्षमता कहेंगे, जो कि हो गई है अवशोषित विकिरण की मात्रा और आपतित विकिरण की मात्रा का अनुपात। इसी प्रकार से T, पारगमित विकिरण की मात्रा और आपतित विकिरण की मात्रा का अनुपात, जिसे कहेंगे पारगमन गुणांक या पारगमन क्षमता। एक बार अब इसे नोट कीजिए, फिर अपन इससे आगे की कुछ अच्छी बातें और अपन करते हैं। इसके केस देखें कि अगर T का मान 1 हो, सपोज कीजिए T का मान अगर 1 हो, इसका मतलब बाकी सब क्या हो जाएंगे 0। T का मान 1 होने का मतलब ये और ये 0 हो गए, अर्थात पृष्ठ पूर्णतः 100% कैसा हो गया, पारगमित हो गया। अगर A का मान 1 हो, यानी पृष्ठ पूर्णतः कैसा हो गया, अवशोषक हो गया। और अगर R का मान 1 हो तो पृष्ठ पूर्णतः कैसा हो जाएगा, परावर्तक हो जाएगा। तो इन विशेष स्थितियों को और अपन जानने और समझने का प्रयास करते हैं। देखो, आप इसे ध्यान रखिएगा भाई अच्छे से। देखिए, ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी थी। क्या इक्वेशन आपके पास आई थी? एक तो इक्वेशन आई थी Q इजिकल टू QR प्लस QA प्लस QT। एक तो इक्वेशन आपके पास ये आ गई थी। एक इक्वेशन आपके पास आई थी 1 इजिकल टू R प्लस A प्लस T। और एक इक्वेशन आपके पास इनके सबके अनुपात के रूप में भी आई थी, याद कीजिएगा। अब यहां अपन देख रहे हैं विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां, स्पेशल केसेस। तो देखिए, स्पेशल स्थिति के अंदर नंबर 1, पहली अगर मैं बात करूं कि अगर ऐसा हो, यदि T इजिकल टू 1 हो, तो अगर T की वैल्यू क्या हो आपके पास 1 हो तो आप गौर कीजिएगा, A की वैल्यू 0 एंड R की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। T इजिकल टू अगर 1 है तो R और A दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो आपका फॉर्मूला था, याद कीजिएगा, T इजिकल टू क्या था, QT अपॉन में Q से। अगर इस फॉर्मूले से यहाँ 1 लेते हैं और ये QT अपॉन में Q है, तो आप देखेंगे कि QT का मतलब किसके बराबर हो गया, Q के। अर्थात यो कहा जा सकता है कि पारगमित विकिरण की मात्रा, पारगमित विकिरण की मात्रा ये कंप्लीटली बराबर हो रही है किसके, आपतित विकिरण की मात्रा। आपतित विकिरण की मात्रा। तो यहां आपने देख लिया कि अगर T इजिकल टू 1 हो तो पारगमित विकिरण की मात्रा और आपतित विकिरण की मात्रा दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। और ऐसे पृष्ठ को जिसके लिए ऐसा होता है, उस पृष्ठ को कहा जाता है पूर्णतः पारगमित पृष्ठ। तो देखो, ऐसे पृष्ठ को अपन क्या क्या कह सकते हैं, पूर्णतः पारगमित पृष्ठ कह सकते हैं आप उसे। ऐसे ही पृष्ठ को पूर्णतः पारदर्शी पृष्ठ भी कह सकते हैं। पूर्णतः पारदर्शी पृष्ठ भी आप इसे कह सकते हैं। इसे ही आप उष्मा पारीय पृष्ठ भी कह सकते हैं। ये लीजिए, तो ऐसे पृष्ठ को आप इन 3 नामों से आप जान सकते हैं। तो पहला केस अपने कंप्लीट कर लिया है कि विशेष स्थितियों में यदि T बराबर 1 हो तो A और R 0 होगा, और ऐसा पृष्ठ क्या कहलाएगा, पूर्णतः पारगमित पृष्ठ, क्योंकि इस पृष्ठ के लिए पारगमित विकिरण की मात्रा आपतित विकिरण की कुल मात्रा के क्या है, इक्वल है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे के और पॉइंट अपन इसमें डिस्कस करते हैं।
अब देखिएगा विशेष स्थितियों में नंबर 2, दूसरे केस की अपन बात करें कि यदि स्मॉल आर इज इक्वल टू 1 हो, यदि स्मॉल आर इज इक्वल टू 1 हो तो इसका मतलब ये हुआ a इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू भी क्या होगा 0। अगर स्मॉल आर इज इक्वल टू 1 हुआ तो देखिए अब स्मॉल आर का फॉर्मूला ये था क्यू आर अपॉन में क्यू से, यहाँ से इसकी वैल्यू 1 रखिए, क्यू आर अपॉन में क्यू यानी कि क्यू आर इज इक्वल टू क्यू। क्या रिजल्ट आ गया कि परावर्तित विकिरण, क्या कहेंगे अपन इसे कि परावर्तित विकिरण की मात्रा परावर्तित विकिरण की मात्रा ये इक्वल होगी आपतित विकिरण की मात्रा के। परावर्तित विकिरण की मात्रा इक्वल होगी आपतित विकिरण की मात्रा के इक्वल के। और जो ऐसा जो पृष्ठ होगा कि जिसके लिए क्यू आर इज इक्वल टू क्यू है, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू है, यही कह सकते हैं जिसके लिए स्मॉल आर इज इक्वल टू 1 है, ऐसा पृष्ठ कहलाएगा पूर्णतः परावर्तक पृष्ठ। ऐसे पृष्ठ को कहा जाएगा पूर्णतः परावर्तक पृष्ठ कहा जाएगा। ऐसे ही पृष्ठ को कहेंगे पूर्णतः श्वेत पृष्ठ, इसे ही आप कह सकते हैं पूर्णतः श्वेत पृष्ठ। ये लीजिए पूर्णतः श्वेत पृष्ठ। अब अपन नंबर 3 केस की बात और कर लें। 3 केस में ये ले लिया जाए कि यदि a इज इक्वल टू क्या हो 1 हो, a इज इक्वल टू अगर 1 है तो देखिएगा r इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू भी क्या होगा 0 होगा। तो देखिए अब यहाँ पर a इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन में क्यू से, अगर आप इस फॉर्मूले से देखते हैं तो आप क्या पाएंगे, a की वैल्यू 1 रखिए, क्यू ए अपॉन में क्यू यानी कि क्यू ए इज इक्वल टू क्यू। क्या बन गया ये, तो यहाँ आप यूँ कह सकते हैं कि अवशोषित विकिरण की मात्रा, अवशोषित विकिरण की मात्रा इज इक्वल टू होगी ये आपतित विकिरण की मात्रा। और ऐसा पृष्ठ जिसके लिए अवशोषित विकिरण की मात्रा आपतित विकिरण की मात्रा के इक्वल हो, यानी कि विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लिया गया हो, तो ऐसे पृष्ठ कहलाएंगे पूर्ण अवशोषक। तो ऐसे पृष्ठ क्या कहलाएंगे, पूर्ण अवशोषक, यानी कि जो 100% विकिरणों का क्या कर ले, अवशोषण कर ले, ऐसे पृष्ठों को अपन कहेंगे पूर्ण अवशोषक पृष्ठ। आदर्श कृष्णिका या यूं कह सकते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी, जो अपन इसी टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। पहले एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। अब एक पॉइंट अपन नोट लगा के लिख ले कि अगर पृष्ठ पूर्णतः अवशोषक नहीं हो, पूर्णतः पारगमित नहीं हो, पूर्णतः परावर्तक नहीं हो, तो उसके लिए क्या हो सकता है वो देखेगा। देखिए नोट लगा के लिख लेते हैं। स्पेशल नोट के रूप में लिख रहे हैं कि यदि a इज ग्रेटर देन स्मॉल r और t इज इक्वल टू क्या हो 0 हो, अगर ऐसा हो a इज ग्रेटर देन स्मॉल r, यानी अवशोषण क्षमता बहुत ज्यादा हो और पारगमन क्षमता तो क्या हो कम हो, और t बराबर 0 हो, और t बराबर क्या हो 0 हो, तो ऐसा जो पृष्ठ होता है उसे कहते हैं अधम परावर्तक, क्योंकि परावर्तन कम हो रहा है हो, तो ऐसा पृष्ठ ये कहलाता है अधम परावर्तक। याद रखिएगा भाई इसे,
ऐसे पृष्ठ को अपन कहते हैं अधम परावर्तक। ये नोट में पहला पॉइंट ले दिया है। नोट में एक पॉइंट और आप ले सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं अधम परावर्तक, लेकिन ध्यान रहे अवशोषक कैसा है, उत्तम है। अधम परावर्तक उत्तम अवशोषक, अधम परावर्तक एवं उत्तम अवशोषक कहेंगे ऐसे पृष्ठ को। तो ध्यान रहे अगर a इज ग्रेटर देन स्मॉल r हो, t इज इक्वल टू 0 हो, तो ऐसा पृष्ठ क्या कहलाएगा, अधम परावर्तक एवं उत्तम अवशोषक होगा। लेकिन इसके ऑपोजिट अपन ऐसा कह दें कि अगर स्मॉल r, कि यदि स्मॉल r इज ग्रेटर देन स्मॉल a, वे t इज इक्वल टू 0 हो तो ध्यान रखिएगा ऐसा पृष्ठ अब क्या कहलाएगा, परावर्तन उच्च है इसका, अवशोषण क्या है, कम है। स्मॉल r इज ग्रेटर देन स्मॉल a, वे स्मॉल t इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो। तो ऐसा पृष्ठ अधम अवशोषक, उल्टा हो जाएगा। तो ऐसा पृष्ठ अधम अवशोषक एवं उत्तम परावर्तक होगा, क्योंकि परावर्तन क्षमता बहुत ज्यादा है, एवं उत्तम परावर्तक कहलाएगा, एवं उत्तम परावर्तक कहलाएगा। तो देखिएगा जब किसी पृष्ठ पर विकिरण आपतित होती है तो 3 क्रियाएं संभव है, परावर्तन, अवशोषण और पारगमन। इन पर आधारित सारे कॉन्सेप्ट अपने जान लिए हैं। अब अपन इसमें जानेंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी यानी कि आदर्श कृष्णिका। एक बार आप इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं।